नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन की दुनिया के कुछ कह सकते हैं बहुत आम चेहरों पर गौर कर रहे हैं। ऐसे यौगिक जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुले मिले हैं, कपड़ों में, खुशबुओं में, प्लास्टिक, दवाओं में, हर जगह। हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। हाँ बिल्कुल। और इन तीनों परिवारों का आप कह सकते हैं कॉमन लिंक है, एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल समूह, C डबल बॉन्ड O। हाँ, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बिल्कुल, यही डबल बॉन्ड इन कंपाउंड्स को उनकी खास पहचान और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देता है। प्रकृति में भी ये खूब मिलते हैं, जैसे वेनिला की महक है वो वेनिलिन, अच्छा, या दालचीनी की खुशबू सिनेमैल्डिहाइड, ये सब इसी फैमिली के हैं। दिखते कैसे हैं और सबसे जरूरी, ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए इस केमिस्ट्री को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। इनके नाम भी काफी दिलचस्प। दिलचस्प लगते हैं ना। हाँ, दिलचस्प तो है। दरअसल इनके नाम रखने के दो मेन तरीके हैं। एक तो पुराने कॉमन नाम, हाँ, जो अक्सर उनके सोर्स पर या किसी प्रॉपर्टी पर आधारित होते थे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का नाम लैटिन फॉर्मिका यानी चींटी से आया। चींटी से। अच्छा, हाँ, क्योंकि शुरू में इसे चींटियों के डिस्टिलेशन से पाया गया था। वैसे ही एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है, उससे बनने वाले एल्डिहाइड को एसिटैल्डिहाइड कहा गया। समझ गया। और दूसरा तरीका, IUPAC वाला। हाँ, आईयूपेक सिस्टम, ये ज्यादा सिस्टमैटिक है। इसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम के आखिर में अल लगता है। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल। बिल्कुल। और अगर कीटोन ग्रुप चेन के बीच में है तो ओन लगाते हैं, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। साथ में ये भी बताना पड़ता है कि कीटोन ग्रुप किस कार्बन पर है। ठीक है। और इनकी बनावट, स्ट्रक्चर, उसमें वो कार्बोनिल समूह ही मेन है। एकदम सही पकड़ा। उस कार्बोनिल कार्बन को देखें, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ बिल्कुल, उसके तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, करीब 120 डिग्री के एंगल पर। तो अणु का वो हिस्सा फ्लैट यानी प्लेनर होता है। पर असली खेल तो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन, वो कैसे? ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। अच्छा, तो इसका मतलब कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस आ जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव डेल्टा माइनस, बॉन्ड पोलर हो जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही पोलैरिटी इनकी केमिस्ट्री की चाबी है। कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या कह लें इलेक्ट्रॉन रागी हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से वो नाभिक रागी सेंटर बन जाता है। ये कार्बन उन स्पीशीज को अटैक करने के लिए तैयार रहता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स को। समझ गया। अच्छा, इन्हें बनाने के मुख्य तरीके क्या हैं? क्या अल्कोहल से इनका कोई कनेक्शन है? हाँ, अल्कोहल तो इनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और बनाने का एक मेन सोर्स भी। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लें, जिनमें OH ग्रुप चेन के एंड वाले कार्बन पर हो? हाँ वही, उनका अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा, तो एल्डिहाइड बनता है। और सेकेंडरी अल्कोहल से, जिनमें OH बीच वाले कार्बन पर हो? उनसे कीटोन बनता है। उसी तरह ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीडेशन के लिए कई रिएजेंट्स यूज होते हैं, जैसे PCC या कॉपर के साथ गर्म करना। कॉपर के साथ गर्म करने को विहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। यानी अल्कोहल से एक स्टेप आगे बढ़कर एल्डिहाइड या कीटोन। कोई और खास मेथड्स भी हैं? कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं, खासकर खास तरह के एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए। जैसे एसिल क्लोराइड RCOCl को अगर कंट्रोल्ड तरीके से रिड्यूस करना हो तो रोजनमुंड रिडक्शन है। हाँ, पैलेडियम कैटलिस्ट वाला। बिल्कुल। और एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलेशन बहुत यूजफुल है, जिसमें बेंजीन रिंग पर एसिल ग्रुप RCO जोड़ा जाता है। लेकिन बेसिक आइडिया वही है, या तो ऑक्सीडेशन या किसी और ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना। चलिए अब आते हैं इनकी रिएक्शंस पर। आपने कहा कि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो इस पर अटैक करते हैं? बिल्कुल। इनकी सबसे खास रिएक्शन ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से अलग है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। सही। यहाँ कहानी न्यूक्लियोफाइल Nu- से शुरू होती है। वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है,
C डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं। और कार्बन sp2 से sp3 बन जाता है। हाँ, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये इंटरमीडिएट सॉल्वेंट से या किसी एसिड से एक प्रोटॉन H+ लेकर फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। क्या एल्डिहाइड और कीटोन की इस न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी में कोई फर्क होता है? कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है? हाँ, फर्क होता है। आमतौर पर एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके 2 मेन कारण हैं। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्थानिक बाधा। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर 2 एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए रास्ता रोकते हैं। एल्डिहाइड में एक तरफ तो छोटा सा हाइड्रोजन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाता है। जगह ज्यादा मिलती है इसे। और दूसरा कारण दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख थोड़ी शांत कर देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम हो जाता है। एग्जैक्टली। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप होता है, फॉर्मल्डिहाइड में तो वो भी नहीं, तो उसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहता है। समझ गया। कुछ कॉमन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के उदाहरण देंगी? जरूर। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN का एडिशन, इससे साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। ये आगे चलकर और भी यूजफुल कंपाउंड्स बना सकते हैं। और अमोनिया वाले? हाँ, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स जैसे हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, सेमी कार्बोजाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये सब भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ अलग होता है शायद। हाँ, इनमें एडिशन के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनते हैं, जैसे ऑक्साइम, हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। वो 2,4-DNP वाला टेस्ट। हाँ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन, जिसे ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यों? ऐसा क्या खास है? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन, वो अक्सर रंगीन ठोस होते हैं, पीले, नारंगी या लाल, और उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प और कैरेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा। तो अगर कोई अननोन कंपाउंड 2,4-DNP के साथ ऐसा रंगीन प्रेसिपिटेट दे तो पक्का हो जाता है कि वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। ये एक क्लासिक टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप की पहचान के लिए। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करना हो तो उनके लिए भी कोई टेस्ट है? हाँ, बिल्कुल है। टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत फेमस है। सिल्वर मिरर, चांदी का आईना। हाँ, इसमें एल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट, जो अमोनिया वाला सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, में मौजूद सिल्वर आयन Ag+ को मेटालिक सिल्वर Ag में रिड्यूस कर देते हैं। और वो टेस्ट ट्यूब में जम जाता है? हाँ, ट्यूब की दीवारों पर सिल्वर की एक चमकदार परत जम जाती है, बिल्कुल आईने जैसी। कीटोन सामान्यतः ये टेस्ट नहीं देते। और फेलिंग टेस्ट? फेलिंग टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन, जिसमें कॉपर आयन होते हैं, नीले रंग का, को कॉपर ऑक्साइड के लाल भूरे प्रेसिपिटेट में बदल देते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक वाले नहीं? हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजेल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, तो ये एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में फर्क करने में भी मदद करता है। एक और टेस्ट का नाम सुना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये उन कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक है जिनके कार्बोनिल कार्बन से सीधे एक मिथिल ग्रुप CH3 जुड़ा हो, यानी मिथिल कीटोन। हाँ, या ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर मेथिल कीटोन बना सकें। जब ऐसे कंपाउंड्स को आयोडीन और बेस जैसे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। और वो पीला होता है? हाँ, आयोडोफॉर्म एक पीला सॉलिड होता है जिसके एक खास एंटीसेप्टिक जैसी स्मेल होती है। ये CH3CO- ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म करता है। अच्छा, अब कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन, अल्फा कार्बन, हाँ। उस पे लगे हाइड्रोजन का भी कोई चक्कर है? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत स्पेशल है। बहुत सारी रिएक्शंस इनकी वजह से होती हैं। ऐसा क्या है उनमें? देखिए, कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है ना। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों से। बिल्कुल, तो वो अपने पड़ोसी कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन के CH बॉन्ड को थोड़ा वीक कर देता है, उन हाइड्रोजन को थोड़ा एसिडिक बना देता है। एसिडिक मतलब वो H+ के रूप में निकल सकते हैं? हाँ, आसानी से तो नहीं, लेकिन किसी बेस की मौजूदगी में निकल सकते हैं।
वो प्रोटॉन लूज करके एक एनायन बनाते हैं जिसे इनोलेट आयन कहते हैं। इनोलेट आयन। और इस एसिडिटी का नतीजा क्या होता है? इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नतीजा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या है? अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वो डाइल्यूट बेस जैसे NaOH की प्रेजेंस में अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। खुद से ही रिएक्ट कर लेता है? हाँ, एक मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और एक नया कार्बन-कार्बन बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल। इससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी होता है और अल्कोहल OH ग्रुप भी। अगर एल्डिहाइड से शुरू किया है तो उसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल कहते हैं। एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, समझ गया। हाँ, और अगर कीटोन से शुरू किया है तो कीटोल बनता है। अक्सर ये एल्डोल या कीटोल गर्म करने पर पानी का मॉलिक्यूल लूज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं। अच्छा, तो ये नए बॉन्ड बनाने का एक तरीका है। हाँ, कार्बनिक सिंथेसिस में ये बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में या बेंजाल्डिहाइड में, तब क्या होता है? उनके लिए कहानी अलग है। वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते। तो वो दिखाते हैं कैनेज़ारो रिएक्शन। कैनेज़ारो? हाँ, जब ऐसे एल्डिहाइड को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड बेस जैसे 50% NaOH के साथ गर्म करते हैं तो उनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी? नहीं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है। अच्छा, एक ही रिएक्शन में अल्कोहल भी और एसिड सॉल्ट भी? हाँ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने लिए। बहुत खूब। अब इनके इस्तेमाल की बात करें तो फॉर्मेलिन का नाम तो बहुत सुना है, खासकर बायोलॉजी लैब्स में। हाँ, फॉर्मेलिन वो फॉर्मेल्डिहाइड का पानी में बना करीब 40% सोल्यूशन होता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सड़ने से बचाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये बैकेलाइट जैसे हार्ड प्लास्टिक बनाने में, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाने में काम आता है। एसीटोन तो एक बहुत ही कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर में भी होता है। बिल्कुल। और बेंजाल्डिहाइड, उसकी तो खुशबू ही खास है, बादाम जैसी। हाँ, तो वो परफ्यूम इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर और डाइज बनाने में यूज होता है। चलिए अब इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य की ओर बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें COOH ग्रुप होता है। इनका नामकरण भी कुछ वैसा ही है क्या? हाँ, तरीका मिलता जुलता है। कॉमन नाम यहाँ भी अक्सर सोर्स पर बेस्ड हैं, जैसे फार्मिक एसिड चींटियों फॉर्मिका से, एसिटिक एसिड सिरके एसिटम से, ब्यूटेरिक एसिड मक्खन ब्यूटेरम से। अच्छा, और IUPAC? IUPAC सिस्टम में हम वो सबसे लंबी कार्बन चेन चुनते हैं जिसमें COOH ग्रुप शामिल हो। फिर उस चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के नाम के आखिर से E हटाकर ओइक एसिड लगा देते हैं। जैसे मीथेन से मीथेनोइक एसिड, ईथेन से एथेनोइक एसिड। बिल्कुल। और नंबरिंग हमेशा COOH वाले कार्बन से शुरू करते हैं, उसे कार्बन नंबर 1 मानते हैं। इनकी बनावट में कार्बोनिल COO और हाइड्रोक्सिल OH दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। हाँ, इसीलिए इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। ये ग्रुप भी ज्यादातर प्लेनर होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी एसिडिटी। हाँ, नाम में ही एसिड है। ये कितने एसिडिक होते हैं? मिनरल एसिड जितने? नहीं, मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4 जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, उनसे वीक होते हैं, लेकिन अल्कोहल या फिनॉल की तुलना में काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं। पानी में आसानी से H+ दे देते हैं। हाँ, पानी में घुलने पर ये इक्विलिब्रियम में H+ आयन और कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO- बनाते हैं। ऐसा क्यों है? अल्कोहल में भी तो -OH ग्रुप होता है, वो क्यों इतने एसिडिक नहीं है? उनमें भी तो H+ निकल सकता है। सवाल अच्छा है। राज छुपा है H+ निकलने के बाद बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन छोड़ता है तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-। हाँ, इस आयन में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो एक ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड नहीं रहता,
वो रेजोनेंस के जरिए दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर बराबर बराबर फैल जाता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये डीलोकलाइजेशन कार्बोक्सिलेट आयन को बहुत स्टेबल बना देता है, और जितना स्टेबल अनायन बनेगा उतना ही आसानी से एसिड H+ छोड़ेगा। और अल्कोहल में? अल्कोहल जब H+ छोड़ता है तो एल्कोक्साइड आयन RO- बनता है। उसमें नेगेटिव चार्ज उसी एक ऑक्सीजन पर रहता है, उसे कहीं और बटने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो कम स्टेबल होता है और अल्कोहल कम एसिडिक। लेकिन फिनॉल में भी तो रेजोनेंस होता है, फिनॉक्साइड आयन में चार्ज रिंग पर घूमता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड उससे भी ज्यादा एसिडिक क्यों है? ये भी बढ़िया पॉइंट है। फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, चार्ज डीलोकलाइज होता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज ज्यादातर कार्बन एटम्स पर जाता है जो ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हाँ, कार्बोक्सिलिक आयन में नेगेटिव चार्ज 2 बराबर और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर बढ़ता है। ये ज्यादा इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी बेहतर एसिड होते हैं। क्या हम इनकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं मॉलिक्यूल में दूसरे ग्रुप लगाकर? हाँ बिल्कुल, सब्स्टिट्यूएंट्स का बहुत असर पड़ता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, जैसे हैलोजन या नाइट्रो ग्रुप? हाँ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या -NO2 ग्रुप, ये ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा अपनी तरफ खींचकर उसे और फैलाने में मदद करते हैं, उसे और स्टेबल बनाते हैं। तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हाँ, जैसे फ्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड तो और भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो, जैसे एल्किल ग्रुप? तब उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, जैसे एल्किल ग्रुप -CH3 -C2H5, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर नेगेटिव चार्ज को और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो आयन को डीस्टेबलाइज करते हैं। तो एसिड वीक हो जाता है। सही, जैसे प्रोपेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड से थोड़ा वीक होता है। इन्हें बनाने के तरीके क्या हैं? क्या ये भी अल्कोहल या एल्डिहाइड से बनते हैं? हाँ, वो एक मेन तरीका है। प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 से ऑक्सीडेशन करें तो वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। और? एल्किल बेंजीन जैसे टोलुइन का ऑक्सीडेशन करने पर भी बेंजोइक एसिड COOH ग्रुप वाला बन जाता है। इसके अलावा नाइट्राइल RCN या एस्टर RCOOR- की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस से कराना और फिर एसिड डालकर हाइड्रोलिसिस करना। इससे भी एसिड बनता है। अच्छा, अब इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। एसिडिटी के अलावा ये और क्या खास करते हैं? एसिडिटी तो इनकी पहचान है ही। ये मेटल्स, बेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सबके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, CO2 निकालते हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से। लेकिन वो रिएक्शंस जिनमें -COOH ग्रुप का OH हिस्सा इन्वॉल्व होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे खास है एस्टेरीकरण। एस्टर बनाना? हाँ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ किसी एसिड कैटलिस्ट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और एस्टर RCOOR बनते हैं। एस्टर? हाँ, जिनकी फलों जैसी खुशबू होती है। हाँ, कई फलों और फूलों की मीठी खुशबू एस्टर्स की वजह से ही होती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और COH बॉन्ड कब टूटता है? अगर इनकी रिएक्शन PCl5, PCl3 या थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराएं तो -OH ग्रुप हटकर -Cl लग जाता है। और एसिल क्लोराइड RCOCl बनते हैं। बिल्कुल, ये एसिल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव होते हैं और आगे कई दूसरे कंपाउंड्स जैसे एमाइड, एनहाइड्राइड बनाने में काम आते हैं। अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो पहले सॉल्ट बनता है जिसे गर्म करने पर एमाइड RCONH2 मिलता है। क्या इन्हें वापस अल्कोहल में रिड्यूस किया जा सकता है, एल्डिहाइड कीटोन की तरह? हाँ, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या डाइबोरेन B2H6। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH में बदल देते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये काम नहीं कर पाता। अच्छा,
और वो डीकार्बोक्सिलेशन क्या था? CO2 का निकलना? हाँ, डिकार्बोक्सिलेशन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का मिक्सचर के साथ तेजी से गर्म करें तो -COO Na ग्रुप से CO2 निकल जाती है Na2CO3 के रूप में और पीछे सिर्फ हाइड्रोकार्बन RH बचता है। मतलब एक कार्बन कम हो जाता है चेन से? हाँ, ये कार्बन चेन छोटी करने का एक तरीका है। एक और अजीब सा नाम था, हेल्वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ। हाँ, HVZ रिएक्शन ये उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी COOH के ठीक बगल वाले कार्बन पर H। अच्छा। जब ऐसे एसिड्स की रिएक्शन हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन से रेड फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा की प्रेजेंस में कराते हैं तो अल्फा कार्बन पर एक हैलोजन एटम जुड़ जाता है, मतलब अल्फा हेलो एसिड बनता है। और इनका क्या यूज है? ये अल्फा हेलो एसिड्स आगे चलकर अल्फा एमिनो एसिड्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके इस्तेमाल भी बहुत फैले हुए लगते हैं, सिरका से लेकर नायलॉन तक। सचमुच, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके का मेन कंपोनेंट है और इंडस्ट्री में सॉल्वेंट और दूसरे केमिकल्स बनाने में खूब यूज होता है। एडिपिक एसिड, जिसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं, वो नायलॉन 6 जैसा मजबूत पॉलीमर बनाने का एक मेन रॉ मटेरियल है। नायलॉन। हाँ, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, एक कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है और जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं, लंबी कार्बन चेन वाले, जैसे साबुन में होते हैं। बिल्कुल, वो साबुन और डिटर्जेंट इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उससे जुड़े अलग अलग साथी H, R या OH, इन 3 अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिलीज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को उनकी अनोखी पहचान देते हैं। हाँ, उनकी पूरी केमिस्ट्री इसी कार्बोनिल ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी और एसिड की अपनी एसिडिटी, ये सब इन्हीं की कहानियां हैं। और ये कहानी सिर्फ टेक्स्ट बुक या लैब तक ही सीमित नहीं है, ये कंपाउंड्स इंडस्ट्री के लिए तो जरूरी हैं ही। हमारे शरीर के अंदर चलने वाले हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब मेटाबॉलिज्म में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी संरचना और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे समझना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और एक तरह से लाइफ की केमिस्ट्री की आत्मा को समझने जैसा है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रिएक्टिविटी में फर्क है। एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कीटोन से ज्यादा तेज होते हैं। प्रकृति, जो अरबों सालों से केमिस्ट्री की माहिर खिलाड़ी है, क्या वो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एंजाइम्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच इस रिएक्टिविटी के अंतर का फायदा उठाती होगी? दिलचस्प सवाल है। कैसे वो चुनती होगी कि किसी खास काम के लिए एल्डिहाइड ज्यादा फिट है या कीटोन? क्या वो इस डिफरेंस को किसी स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल करती है? इस पर विचार करना वाकई इंटरेस्टिंग हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।